So, good morning, girls. Uh, Today, we are going to start with our next topic of schizophrenia. पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्किज़ोफ्रीनिया के बारे में बताया था, स्किज़ोफ्रीनिया क्या होता है और इसके क्या-क्या सिम्पटम्स क्या होते हैं, बेसिक क्लिनिकल सिम्पटम्स, ठीक है? सो नाउ इन दिस क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया डिस्कस करेंगे, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, इटियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है। स्किज़ोफ्रीनिया जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि बहुत ही ज़्यादा अति गंभीर बीमारी के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं, जिसमें कि 2 बेसिक सिम्पटम्स ज़्यादा देखे गए हैं। एक तो है विथड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, यानी रियलिटी से इसका पीड़ित व्यक्ति का या पेशेंट का संबंध जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड सेकंड सिम्पटम वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है? So now we are going to discuss the different types of schizophrenia. Schizophrenia या मनोविदिलता के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है? और वो सिम्टम्स के आधार पर एंड किस टाइम ऑफ ऑनसेट के आधार पर हम ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो क्रेपलिन ने शुरुआत में 3 बेसिक प्रकार बताए थे स्किज़ोफ्रीनिया के, हेबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक और पैरानॉइड, ठीक है? ये 3 बेसिक टाइप्स हमें बताए गए थे। उसके बाद और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कुछ एक और टाइप्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, जैसे ब्यूलर ने साधारण टाइप या सिंपल टाइप इसमें ऐड किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि ये भी एक बहुत ही कॉमन टाइप है स्किज़ोफ्रीनिया का। डीएसएम 3 और डीएसएम 3R, डीएसएम 4, इन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स बताए हैं हमें स्किज़ोफ्रीनिया के। तो बेसिक इसके 5 प्रकार है, जो कि डीएसएम 4 टीआर जो कि 2000 ईयर में प्रकाशित हुआ था, उसमें ये 5 प्रकार बताए गए हैं जो काफ़ी कॉमन हैं। ज़्यादातर जो सिम्टम्स वाले जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो इन्हीं 5 प्रकार में से पाए जाते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका प्रकार है जिसको हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रीनिया कहते हैं। कैटाटोनिक टाइप जो है ये आपके गतिवाही सिम्टम से रिलेटेड है, साइकोमोटर जिसको कहते हैं, यानी कि आपके जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं या आपके जो हाथ पैरों में जो प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स देखे जाते हैं उससे रिलेटेड है ये आपका कैटाटोनिक टाइप जो होता है। और इसमें जो 2 मेन लक्षण जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पाए जाते हैं। एक तो है आपका जड़ता या स्टूपर स्थिति जिसको कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्साइटेड स्थिति, ठीक है, उत्तेजक। तो जड़ता और उत्तेजक, ये 2 मेन प्रकार के सिम्टम्स जो हैं ये काफी ज्यादा इसमें दिखाई देते हैं। तो पेशेंट के अंदर विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी तो देखा ही जाता है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया था। स्किज़ोफ्रीनिया के ये 2 मेजर लक्षण हैं, विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी एंड पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेशन। तो किसी भी प्रकार का स्किज़ोफ्रीनिया क्यों ना हो, ये 2 बेसिक सिम्टम्स तो देखने को मिलेंगे ही। तो कैटाटोनिक टाइप में भी विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी यानी कि वास्तविकता से विनिवर्तन वाला सिम्टम तो हम इनमें देख ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी टाइप्स की तुलना में अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टाइप की, कैटाटोनिक टाइप की जो शुरुआत जो है वो अचानक से होती है, एकाएक होती है, ठीक है? यानी कि सिवाय विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, ये एक ऐसा सिम्टम है जो हमें व्यक्ति के अंदर शुरुआत में देखने को मिलता है, परंतु उसके बाद कोई ऐसा सिम्टम हमें नजर नहीं आता जब तक कि एक्चुअल में उसको स्किज़ोफ्रीनिया के या कैटाटोनिक टाइप के लक्षण एकदम से ही उसके अंदर हमें नजर आने लगेंगे, ठीक है? और पिछले कुछ दशकों में हमने ये भी देखा है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम है, इंसिडेंस है, वो काफी कम होता जा रहा है। यानी कैटाटोनिक टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, डीएसएम 4 टीआर ने भी हमें यही बताया कि 2 मेजर लक्षण यानी जड़ता और उत्तेजक, ये 2 मेजर आपके जो साइकोमोटर एबिलिटी से रिलेटेड ये 2 लक्षण इनके अंदर देखने को मिलते हैं।
यानी एक होता है कि गतिवाही अगतिशीलता, यानी कि जिसको हम जड़ता स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। साइकोमोटर जो एबिलिटी है उसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती, बिल्कुल ही जड़ता वाली स्थिति उसकी हो जाती है। और दूसरा आता है गतिवाही अत्यधिक गतिशीलता, ठीक है, एक्साइटेड या उत्तेजक स्टेट जो होती है, यानी कि साइकोमोटर एबिलिटी जो है वो बहुत अधिक उत्तेजित हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या निषेधवाद सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। बिल्कुल भी व्यक्ति जो है कुछ बोलता नहीं है, म्यूटिज्म भी कहा जाता है, मूकता इसको कहते हैं। और इसके अलावा बहुत ही अनूठे टाइप के उसके जो बिहेवियर होता है, ठीक है, अनूठा बिहेवियर जिसको कहते हैं। वॉलंटरी जो मूवमेंट्स होती हैं या जो गतिवाही मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही अनूठी टाइप की होती है। प्रतिध्वनन और अनुरंजन, तो इस प्रकार के सिम्टम्स जो हैं ज्यादातर हमें कैटाटोनिक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बेसिक ये दो सिम्टम्स की बात करें, अगर जड़ता स्थिति और उत्तेजक स्थिति जो कि मेजर होते हैं, यानी कि जड़ता स्थिति ऐसी बहुत ही रोचक टाइप की सिम्टम्स हैं, ये दोनों ही, जड़ता भी और आपकी एक्साइटेड या उत्तेजक स्थिति भी। जड़ता स्थिति जो है उसमें बहुत ज्यादा इमोबिलिटी या अगतिशीलता होती है, यानी कि सब्जेक्ट जो है टोटली अपने जो हाथों पैरों का मूवमेंट जो है उसका बिल्कुल बंद हो जाता है। एक ही पोजीशन में वो कई कई घंटे, कई कई दिनों तक भी, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो कई दिनों तक भी एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। उनका पोस्चर जो है, मुद्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल या अनम्य होती है। और बिल्कुल अगर आप उनके मुद्रा को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आप नाकामयाब रहते हैं। इतना ज्यादा अनम्य हो जाता है इनका पोस्चर जो है कि हाथों पैरों में नील पड़ना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। और बहुत कोशिश के बावजूद भी आप उनके पोस्चर को, आप उनकी मुद्रा को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत ज्यादा सुझावशीलता या सजेस्टिबिलिटी आपको इन पेशेंट्स में दिखाई देगी। जो भी आप किसी भी प्रकार का कोई आदेश करोगे, इनको तो बिना तर्क वितर्क के आपके आदेश का पालन करते हैं ये लोग। जैसे अनुकरण होता है, बिना सोचे समझे किसी का अनुकरण करना, जैसे बंदरों वाला जो स्वभाव होता है उस प्रकार का स्वभाव आपको इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसको हम अनुरंजन या इकोप्रैक्सिया भी कहते हैं। इसके अलावा प्रतिध्वनन, इकोकेलिया जो होता है, दैट मीन्स जो भी कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है एज इट इज उसको दोहराते जाना, यानी जो आपको छोटे बच्चों में जिस प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलेगा या बंदरों में जिस प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलेगा, उस प्रकार का बिहेवियर आप एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं कि बिना तर्क वितर्क करे आपकी बात, आपके बिहेवियर को अनुकरण करते जाना, इमिटेट करते जाना, और जो भी आप कह रहे हो आपकी एज इट इज हूबहू आपके वाक्यों को दोहराते जाना, ठीक है। तो कैटाटोनिक टाइप के पेशेंट्स और डिप्रेशन के पेशेंट्स में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैटाटोनिक जो जड़ता वाले सिम्टम्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, या फिर एक्साइटेड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हम कर सकते हैं। इसके अलावा कैटाटोनिक में जड़ता के साथ साथ दूसरा जो सिम्टम देखा जाता है वो है उत्तेजक का। तो जड़ता का एकदम ऑपोजिट होता है उत्तेजक स्थिति, यानी कि इसमें अत्यधिक गतिशीलता। जड़ता में मैंने आपको क्या बताया था, अगतिशीलता। उत्तेजक में है अति गतिशीलता, यानी कि बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है इनके हाथों पैरों में, एक जगह से दूसरे जगह तक लगातार भागते जाना दौड़ दौड़ के, और बहुत ही ज्यादा आक्रामक या वायलेंट टाइप की जो क्रियाएं होती हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं, और
मतलब कि जैसे जड़ता वाली स्थिति में कई घंटे या दिनों तक वो एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, वहीं पर उत्तेजक वाली स्थिति में ये कई घंटों तक या कई दिनों तक भी बहुत ज्यादा अत्यधिक मोबिलिटी या गतिशीलता इनकी बॉडी में दिखाई देगी। कहीं पर भी टिककर ये लोग ना बैठ सकते हैं ना खड़े होते हैं, लगातार इनकी बॉडी में आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यक्ति जो है ये इस प्रकार का जो टाइप है कैटाटोनिक टाइप, ये थोड़ी लेटर एज में होता है और एकाएक होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। और इसी वजह से इसकी जो रिकवरी जो रेट है वो काफी अच्छा माना गया है। ठीक है, बिकॉज लेटर एज में होता है और एकाएक होता है, तो बहुत लंबी हिस्ट्री इनके सिम्टम्स की नहीं दिखाई देती इनमें। तो औषधि चिकित्सा के द्वारा और इसके अलावा साइकोथेरेपी से आप इनका इलाज काफी हद तक सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड विघटित स्किजोफ्रीनिया, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्किजोफ्रीनिया कहते हैं इसको। तो ये भी प्रकार काफी प्रचलित है। DSM-2 ने भी पहले इसको हेबीफ्रेनिक नाम दिया था और फिर DSM-3 और DSM-4R ने इसको डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप इसका नाम दिया है। तो ये जो टाइप है ये बहुत जल्दी दिखाई देने वाला टाइप होता है। जैसे कैटाटोनिक मैंने आपको कहा था अभी, लेटर एज में होता है। विघटित स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बहुत कम आयु में शुरुआत हो जाती है, 13 से 21 साल की आयु में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना लंबा समय रहेगा सब्जेक्ट के पास, पीड़ित व्यक्ति के पास इसके सिम्टम्स को डेवलप होने के लिए। इसलिए ये जो टाइप है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला टाइप होता है और इसका प्रोग्नोसिस या फलानुमान जो है इस बीमारी का वो बहुत सही नहीं है। इलाज के बाद भी बहुत सफलतापूर्वक हम पीड़ित व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप में आपको 3 मेजर सिम्टम्स दिखाई देंगे। एक तो विघटित स्पीच, डिसऑर्गेनाइज स्पीच जिसको कहते हैं, दूसरा है व्यवहार विघटित हो जाता है और तीसरा होता है फ्लैट या अनुपयुक्त फीलिंग्स, सपाट या अनुपयुक्त इफेक्ट जिसको कहते हैं या भाव। ठीक है, बिल्कुल ही फ्लैट भाव होता है, किसी भी प्रकार का कोई फेशियल एक्सप्रेशंस या बिहेवियर के अंदर उसके एक्सप्रेशन जो है आप उसमें नहीं देख सकते। और अगर हम इस टाइप के रोगियों के इतिहास की अगर बात करें, अगर हम इनके पास्ट को स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि बचपन से ही इनका व्यवहार जो है थोड़ा विचित्र रहा है। विचित्र व्यवहार हमेशा रहा है। छोटी छोटी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे ये। ठीक है, अंतरात्मा तक इनकी पीड़ित हो जाती थी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों में बहुत ज्यादा इनकी रुचि या तल्लीनता हमें दिखाई देती है अगर हम इनके बचपन की बात करें। ठीक है, इनकी अगर हम केस हिस्ट्री की बात करें, इनके संवेग, संभाषण और हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, इस प्रकार के सिम्टम्स जो हैं बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों की तरह बोलना, बच्चों की तरह इनका आचरण होता है, एक ही स्वर में बोलते जाना, दूसरों की बातों को रिपीट करते जाना, मूर्खों की तरह खिलखिलाकर हंसते जाना, आपके सामने बैठे हैं तो उल्टे सुलटे इशारे करते जाना, भोंडा मुंह जैसे बनाना, जीभ निकाल के चिढ़ाना, इस प्रकार के लक्षण जो है हमें इस प्रकार में डिसऑर्गेनाइज टाइप में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम हेलुसिनेशंस या विभ्रम की बात करें तो इनको श्रवण रिलेटेड हेलुसिनेशंस जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर दिखाई देंगे, यानी धिक्कारती हुई, दलीलें देती हुई, अश्लील टाइप की आवाजें इनको सुनाई देती हैं। अनैतिक कार्य करने के लिए उकसाती हुई आवाजें जो है इनको बहुत ज्यादा सुनाई देती है। यानी बहुत सीरियस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है ये, डिसऑर्गेनाइज जिसको कहते हैं। और यानी कि एंड तक आते आते बहुत लंबे समय तक जब ये बीमारी चलती जाती है तो इतना तक हो जाता है कि अपने हाथों की उंगलियों को काटना भी शुरू कर देते हैं, दीवारों के ऊपर सिर पटकना और अपने जो
मल-मूत्र है उसके ऊपर भी इनका कंट्रोल जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। कहीं पर भी ये मल-मूत्र त्याग देते हैं, दीवारों के ऊपर रगड़ना, मलना उसको और बिना कपड़ों के इधर-उधर घूमते रहना बिकॉज़ दे आर नॉट बॉदर्ड कि और लोग क्या सोच रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का ज्ञात नहीं है कि मैं इस प्रकार से बिहेव कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि सुसाइड भी कर लेते हैं इस प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया में, यानी इस रोग का जो प्रोग्नोसिस है या फल अनुमान है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है हमारा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। तो अन्य विकारों की तुलना में पैरानॉइड जो मनोविदिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। यानी ज़्यादातर रोगी जो हॉस्पिटल्स में जो भर्ती हैं, अगर हम उनकी जाँच करें तो हमें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी वो मिलेंगे। अराउंड 50% स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी जो हैं वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होते हैं और इसमें ज़्यादातर हमें तल्लीनता या प्रीऑक्यूपेशन वाले जो सिम्पटम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स यानी महानता का विभ्रम जो होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति समझना शुरू कर देना या ये सोचना कि दूसरे लोग मेरे ऊपर साजिश कर रहे हैं, मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। तो इस प्रकार के सिम्पटम्स ज़्यादातर इनमें दिखाई देते हैं। विजुअल और ऑडिटरी यानी श्रवण रिलेटेड आपको व्यामोह बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देंगे और ज़्यादातर यही उत्पीड़क ही होते हैं, यानी कि लोग मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं और मतलब सारे मेरे ऊपर ही मतलब कि जो भी इनकी साजिश जो वर्ड है, यानी कि मेरे ऊपर हर प्रकार की साजिश करी जा रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे मारने के लिए या मेरे को टॉर्चर करने के लिए। इस प्रकार के डिल्यूजन्स या व्यामोह के सिम्पटम्स हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महानता या ग्रैंडियोज के भी सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं कि अपने आप को बहुत कोई ग्रेट पर्सनालिटी है समझना शुरू कर देते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करना, बातचीत करना, कपड़े पहनना, सारा कुछ उसी की तरह हो जाता है। मतलब कि रियलिटी से विथड्रॉ कर जाते हैं और एक अपने ड्रीम वर्ल्ड में या अल्टरनेट वर्ल्ड में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। अकेले ही बैठकर वाद-विवाद करना, यानी इस तरीके से बातचीत करना जैसे उनके सामने कोई और व्यक्ति मौजूद है, ठीक है? इस प्रकार के सिम्पटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता, क्रोध के सिम्पटम्स भी इनमें देखने को मिलते हैं और इसके अलावा आक्रामक स्वभाव बहुत ज़्यादा इनका हो जाता है। तो ये प्रकार भी बड़ी आयु में शुरुआत होती है, जैसे कैटाटॉनिक टाइप की, ऐसे ही पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत भी बड़ी आयु में होती है, तो लंबे समय तक ये नहीं चलता, तो इसलिए जो ये सिम्पटम्स मैंने आपके बताए हैं, ये ज्यों के त्यों रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ावा नहीं होता, बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो इसी वजह से अन्य की तुलना में ये टाइप जो है ये ठीक होने में भी इसमें ज़्यादा सफलता हमें प्राप्त होती है। इसका फलानुमान या प्रोग्नोसिस जो है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है जिसको हम अविभेदन या अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये एक ऐसा प्रकार है जिसको हम कूड़ादान टाइप भी कह सकते हैं। ये वर्ड भी कई लोगों ने इसका यूज़ किया है बिकॉज़ ये ऐसा प्रकार है जो बाकी किसी भी टाइप में जिसको हम कैटेगराइज़ नहीं कर सके बिकॉज़ कोई ऐसा सिम्पटम स्पेसिफिक सिम्पटम जिन रोगियों में नज़र नहीं आता जो अभी तक हमने कैटाटॉनिक टाइप करा है, पैरानॉइड टाइप करा है या डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप किया है जिनमें अलग-अलग प्रकार के सिम्पटम्स होते हैं। तो कोई ऐसे रोगी भी होते हैं जिनमें कोई एक स्पेसिफिक सिम्पटम आपको ज़्यादा टाइम तक नज़र नहीं आएगा, यानी एक सिम्पटम से दूसरे सिम्पटम पर ये छलांगे मारते हुए घूमते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कूड़ादान कैटेगरी भी कहते हैं, कूड़ादान श्रेणी का भी नाम इसको दिया गया है। तो ये टाइप जो है हालाँकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कोई स्पेसिफिक सिम्पटम नहीं है, इसी वजह से इसको ट्रीट करना भी उतना ही मुश्किल है। बिकॉज़
कोई भी एक कैटेगरी में अगर कोई स्पेसिफाई हो जाता है तो उसका हम उसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू कर देते हैं। परंतु अविभेदन या अनडिफरेंशिएटेड टाइप एक ऐसा है जिसको ट्रीट करना, आप एक सिम्टम का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो व्यक्ति जो है उस सिम्टम को छोड़कर दूसरे सिम्टम पर छलांग मार देता है। उसका आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो तीसरे पे आ जाता है। तो बहुत लंबे समय तक कोई एक ट्रीटमेंट प्रोसेस इनका चल नहीं पाता। ठीक है। इसके अलावा एक ऐसे भी प्रकार के रोगी इसमें आते हैं जो कि ट्रांजिशनल फेज में होते हैं। ट्रांजिशनल फेज क्या होता है कि कैटाटोनिक टाइप के सिम्टम्स काफी समय तक किसी व्यक्ति में रहे हैं और फिर वो पैरानॉइड टाइप में बदल रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है इसको। तो उस टाइप के रोगी भी हम इसी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, अविभेदनकारी। ठीक है। और पांचवा टाइप आ जाता है आपका रेजिडुअल या अवशेषी प्रकार। ये एक ऐसा श्रेणी है जिसमें वो रोगी आते हैं जिनमें कम से कम एक मनोविदिलता का एपिसोड इनकी लाइफ में रहा है, ये अनुभव कर चुके हैं, उसका निदान हो चुका है, ट्रीटमेंट हो चुका है एंड काफी हद तक ये सही भी हो चुके हैं। बस थोड़े से अवशेष जिसको कहते हैं ना, अगर एक आप चाय पी रहे हो, ठीक है, आप चाय जब पी लेते हो तो नीचे थोड़ी सी पत्ती बच जाती है, उसको हम अवशेष कहते हैं, चाय का अवशेष रह गया है। तो उसी प्रकार से ये अवशेषी प्रकार होता है जो कि ट्रीटमेंट के बाद 90% सही हो चुके हैं, 10% अवशेष है, रेजिड्यू रह गया है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स का। ठीक है, तो वो अवशेषी प्रकार इनको कहा जाता है। और इसमें भी कई प्रकार के प्रोमिनेंट जो सिम्टम है वो व्यामोह के, विभ्रम के रह जाते हैं, जो देखने को मिलते हैं इनके अंदर। इसके अलावा विघटित या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच कई बार आपको दिखेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड पर्सनालिटी रहती है ऐसे लोगों की। ठीक है, इस प्रकार के साक्ष्य आपको पाए जाते हैं, परंतु कोई मेजर टाइप का सिम्टम जो है वो अभी इनमें शेष नहीं रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया था। 5 प्रकार अभी हमने डिस्कस करे हैं। तो जो भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें इन पांचों में से कोई एक प्रकार हमें देखने को मिलता है, या फिर एक प्रकार कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो दूसरे प्रकार में जंप कर जाते हैं। तो इस प्रकार के भी आपको पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। So I hope this is clear to you now. Okay. So now we come to this next part of schizophrenia, that is etiology. यानी कि कारण क्या है, बहुत ही important टॉपिक है ये, बिकॉज बिना कारण जाने हम उसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, या ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसको सफल होना अनिवार्य नहीं है। तो अगर हमें किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो उसके सिम्टम्स के साथ साथ उसके पीछे के कारण जानना भी बहुत जरूरी होती है। तो वैज्ञानिक जो है काफी लंबे समय से स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च के बाद हमें कुछ एक फैक्टर्स या कारकों के बारे में पता चला है जो ज्यादातर पॉसिबल होते हैं इस बीमारी को डेवलप करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला आपका ग्रुप ऑफ फैक्टर्स है, आपके थ्री मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ये 3 मेजर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाता है, और इसके ऊपर मीहिल ने काफी स्टडीज करी हैं, 1962 में आए थे, और उन्होंने कई प्रकार के कंक्लूजन्स निकाले हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड, के काफी हद तक स्किज़ोफ्रेनिया का जो कारण होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है, जिसका ओरिजिन जो है वो जेनेटिक है या जननिक है, ऐसा हमें मीहिल ने बताया था। तो अब हम कुछ एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बनते हैं। उसमें पहला फैक्टर आ जाता है आपका अनुवंशिकता या हेरिडिटी। इसके ऊपर कई वैज्ञानिकों ने काफी स्टडीज कही हैं, काफी रिसर्च हुआ है, और इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मनोविदिलता के विकास के पीछे जो अनुवंशिकता है या हेरिडिटी है उसने अपनी
एक विशेष भूमिका अदा करी है। और इससे रिलेटेड कुछ स्टडीज करी गई हैं आनुवंशिकता से रिलेटेड, जिसमें एक फैमिली स्टडीज है जो काफी कॉमन होती है। फैमिली स्टडीज का मतलब क्या है? मनोविदिलता या मनोविदलन पेरेंट्स द्वारा पाले गए बच्चों का कंपैरेटिव स्टडी होता है गैर मनोविदिलता जन्य पेरेंट्स से। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ एक स्टडीज हमने करी है कुछ पेशेंट्स की, और उनका हमने देखा है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो स्किज़ोफ्रेनिक थे कि नहीं थे। एक कंपैरेटिव स्टडी इसकी करी गई है और ये पाया गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों में ज्यादा संभावना होती है स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आने में। ठीक है, ये स्टडीज से हमें ये देखा गया है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं या अनुवंशिकता पूर्ण उनके अंदर प्रीडिस्पोजिशन होती है कि अगर उनके पेरेंट्स के अंदर मदर या फादर में या दोनों पेरेंट्स में अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है, टाइप कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उनके बच्चों में आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्विन स्टडीज हुई हैं, ट्विन स्टडीज या यमज अध्ययन भी जिसको कहते हैं, तो इसमें कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, कुछ आपके फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जो एक ही एग जब डिवाइड होकर वो जन्म लेते हैं, एक ही एग से वो बॉर्न होते हैं, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक ही सेक्स के होते हैं, बिहेवियर, फिजिकल फीचर्स, एवरीथिंग उनका बहुत सेम होता है। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल सिबलिंग्स के की तरह होते हैं। तो इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडीज किया गया, 174 सेट्स ऑफ ट्विन्स लिए गए जिसमें आइडेंटिकल ट्विन्स भी थे और जिसमें फ्रेटर्नल ट्विन्स भी थे। तो ये देखा गया कि करीबन आपके 44% आइडेंटिकल ट्विन्स में एक ट्विन में अगर है तो दूसरे ट्विन में होने की संभावना थी। 44% ऐसे ट्विन सेट्स थे, और जिसमें कि अगर हम फ्रेटर्नल की बात करें तो उसमें केवल 12 या 13% ऐसे थे जिसमें अगर एक में है तो दूसरे में होने की संभावना केवल 12% थी। यानी आइडेंटिकल ट्विन्स में संभावना जो है वो बढ़ जाती है स्किज़ोफ्रेनिया होने की। ठीक है, इसके अलावा अडॉप्शन स्टडीज भी हुई, दत्तक स्टडीज जिसको कहते हैं अडॉप्शन, यानी मनोविदिलता जन्य जो बच्चे थे उनको आप गैर मनोविदिलता वाले पेरेंट्स के पास पलने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनकी भी स्टडीज हुई और इसमें ये देखा गया कि मतलब कि जो पेरेंट्स ऐसे थे जिनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण थे, उनके बच्चों को विदिन 3 मंथ्स हमने 3 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर भी हमने अडॉप्ट करवा दिया, तो भी आगे जाकर उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण देखने को मिले। हालांकि अडॉप्शन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल पेरेंट्स के साथ करवाया गया, वही एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल उनको मिला। ठीक है, बिना किसी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण का एनवायरनमेंट उनको मिला पलने बढ़ने के लिए, परंतु फिर भी देखा गया कि उन बच्चों में संभावना जो थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी ये प्रॉब्लम होने की। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी कहा जाता है, ये भी एक बायोलॉजिकल फैमिली स्टडीज के अंतर्गत ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखा गया है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसमें कि हाई रिस्क और लो रिस्क दो ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, हाई रिस्क में वो रखे गए जिनके में पेरेंट्स में मनोविदिलता पूर्ण सिम्टम्स देखे गए थे, और लो रिस्क ऐसे बच्चे थे जिनमें इस प्रकार का कोई भी पेरेंट में कोई भी लक्षण नहीं देखा गया। ठीक है, तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी हुई, काफी 200 से ऊपर बच्चे लिए गए, लो रिस्क और हाई रिस्क, और काफी साल इनकी स्टडीज चलती रही, इनको ऑब्जर्व किया गया, कंपैरेटिव स्टडी देखी गई, और इसमें ये देखा गया कि जो हाई रिस्क जो बच्चे थे
उनको एनवायरनमेंट हमने बिल्कुल सेम दिया, हाई रिस्क और लो रिस्क दोनों टाइप के बच्चों को हमने एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम दिया, और दोनों के ऊपर स्टडीज करी गई, ऑब्जर्व किया गया दोनों को, और ये देखा गया कि जो हाई रिस्क बच्चे थे, यानी कि जो जेनेटिकली प्री डिस्पोज थे, जिनके जीन्स में ही स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण थे, उन बच्चों में स्किज़ोफ्रीनिया होने के चांसेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कि लो रिस्क थे। ठीक है, बाकी के सारे जो वेरिएबल्स थे, फैक्टर्स थे, वो सारे मैच करे गए, सेम एरिया से लिए गए, सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पेरेंट्स के बच्चे थे। फर्क सिर्फ एक था कि हाई रिस्क वालों के पेरेंट्स जो थे वो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण थे उनमें, और लो रिस्क ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था। परंतु फिर भी एक ही प्रकार का एनवायरनमेंट दिया गया, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट वाला जो फैक्टर था यहाँ पर, वो भी हमने देखा। तो उसमें देखा कि बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी फैक्टर, एनवायरनमेंट हमने सेम दिया, बट बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी फैक्टर हाई रिस्क बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपकी जेनेटिक स्टडीज थी। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ बायोकेमिकल फैक्टर भी आ जाते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर में देखा गया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर हमारे ब्रेन में जिनकी क्वांटिटी या मात्रा बढ़ जाती है तो भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे टैरेक्सिन। टैरेक्सिन एक केमिकल पदार्थ है जो असामान्य रूप से अगर हमारे रक्त में पाया जाता है, असामान्य रूप से, थोड़ा बहुत होता है परंतु एबनॉर्मल क्वांटिटीज में अगर हमारी रक्त में होता है तो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हमारे अंदर बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि रक्त के द्वारा शरीर के अन्य पदार्थों के साथ मिलकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये विषैला बनाता है, इसको टॉक्सिक बनाता है। और इसके ऊपर बंदरों के ऊपर काफी स्टडीज करी गई थी इस विषय के ऊपर, और उनको टैरेक्सिन नामक पदार्थ के इंजेक्शंस लगाए गए, यानी उसकी मात्रा को, टैरेक्सिन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया उनके खून में, उनके रक्त में, और देखा गया कि फिर उनकी मस्तिष्क की तरंगों को स्टडी किया गया ईईजी के द्वारा, और उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो हैं देखे गए। इसी प्रकार से कुछ जो एनजीओज थे, 32 सोशल वर्कर्स के ऊपर भी इसी प्रकार की स्टडीज करी गई, उनको भी इंजेक्शंस लगाए गए टैरेक्सिन के, तो उनमें भी कैटाटोनिक जैसा व्यवहार जो है इन लोगों में देखा गया। कैटाटोनिक टाइप जो मैंने आपको बताया था, जड़ता और उत्तेजक वाली स्थिति वाला सिम्टम्स जो है इनमें देखे गए। इसके अलावा स्वलीनता, अपने आप में लीन होना, प्री ऑक्यूपाइड होना, और महानता यानी ग्रैंडियोज जैसे लक्षण भी इन सोशल वर्कर्स में या स्वयं सेवियों में देखे गए। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि डेवलप कर सकते हैं हमारे अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को। सेकेंड ग्रुप ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं आपके साइको सोशल फैक्टर्स, मनोसामाजिक कारक जिसको कहते हैं। इसमें भी कई फैक्टर्स आ जाते हैं, और कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप करवाने के लिए। तो इसमें पहला फैक्टर आ जाता है अर्ली साइकिक ट्रॉमा, यानी कम उम्र में मानसिक आघात लगना। बहुत छोटी आयु में अगर कोई बच्चा किसी प्रकार का अभिघातपूर्ण एक्सपीरियंस जो है या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है उसको हो जाता है, अनुभव जो हो जाता है, वो मनोविकलता का कारण बनते हैं। बहुत ज्यादा इस प्रकार का अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो वो अपने पूरे के पूरे विश्व को, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, उनके लिए जो उनका वर्ल्ड है, उनकी जो दुनिया है, उनका जो एनवायरनमेंट है, बहुत खतरनाक उनको प्रतीत होता रहता है। उनको ये लगता है कि ये दुनिया जो है हमारे रहने लायक नहीं है, तो वो धीरे धीरे रियलिटी से या वास्तविकता से विड्रॉ कर जाते हैं, विनिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जो हाई रिस्क में जो बच्चे आते हैं, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप होता है बच्चों का, उनमें इस प्रकार का जो फीलिंग जो है या इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। देन अगर हम फैमिली कोरिलेट्स की बात करें, ठीक है, पारिवारिक सह संबंध, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइको सोशल फैक्टर है, यानी फैमिली का किस प्रकार का माहौल है। तो उसमें अगर आप मनोविदिलता जन्य माता पिता की बात करें, मनोविदिलता जन्य माता पिता का मतलब क्या है कि ऐसे माता पिता जिसमें स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण नहीं है, वो खुद स्किज़ोफ्रीनिया से पीड़ित नहीं है, परंतु उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि वो अपने बच्चों के अंदर स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण उत्पन्न करवा देते हैं। तो वो कौन सा व्यवहार होता है, वो किस प्रकार का व्यवहार होता है, जिसको हम मनोविदिलता जन्य कहते हैं। मनोविदिलता को जो जनता है, ठीक है, इसको हम स्किज़ोफ्रेनोजेनिक पेरेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं मदर्स के द्वारा ही शुरुआत में पलते हैं। तो मदर्स जो है बहुत ज्यादा तिरस्कारी होती हैं, या बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं बच्चों के प्रति, अति संरक्षण जिसको कहते हैं, या बार बार बच्चों को ये एहसास दिलाना कि मैंने तो बहुत ज्यादा बलिदान दिया है तुम्हें पालने पोसने के लिए या तुम्हें पैदा करने के लिए, ठीक है। और डांटने डपटने वाला, निषेधात्मक या नेगेटिव टाइप का जो व्यवहार करती हैं जो मदर्स अपने बच्चों के प्रति, और निकट नहीं आने देना, नैतिकवाद में बहुत ज्यादा जोर देना, ठीक है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, को कुछ भी थोड़ा सा भी गलती कर दी बच्चे ने तो बहुत ज्यादा उसको आक्रामक स्वभाव उसके प्रति प्रदर्शित करना, और अपने से निकट नहीं आने देना, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आना, बच्चों को दूर दूर ढकेलते रहना। तो इस प्रकार का व्यवहार अगर कुछ मदर्स करती हैं तो उनके बच्चों में स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण उत्पन्न होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और पिता की अगर हम बात करें तो पिता जो है अगर अपनी बच्चों के आगे अपनी वाइफ को तिरस्कृत करता है, बेटे को तिरस्कृत करता है, और अगर बेटी है तो बेटी को ज्यादा महत्व देता है, तो ऐसे पिता का जो बेटा जो होता है उसके अंदर भी स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो बेटी जो है उसके अंदर भी एबनॉर्मल टेंडेंसीज आ जाती हैं। मदर को बहुत ज्यादा तिरस्कृत करती है, मदर को इग्नोर करेगी, और फादर की तरफ वो आकर्षित होना शुरू हो जाती है, फादर से उसको बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जो गलत है, ठीक है, गलत टाइप का लगाव हो जाता है। तो इस प्रकार के पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है इसको हम मनोविदिलता जन्य व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार के पेरेंट्स के बच्चों में भी मनोविदिलता के लक्षण उत्पन्न होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, स्पेशली मदर, बिकॉज मदर जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है अपने बच्चे से। देन सेकंड फैक्टर आ जाता है विघटनकारी मैरिटल रिलेशंस। अगर वैवाहिक जीवन विघटित होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, आपसी संबंध जो है वैवाहिक जीवन वो बहुत अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ का वैवाहिक संबंध गलत है, या एक जो वैवाहिक रिलेशनशिप में जो एक पार्टनर है बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित है, अपने आप में रहने वाला है, दूसरे अपने पार्टनर का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी दूसरा जो पार्टनर होता है उसके अंदर स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वैसे वो इकट्ठे रह रहे हैं, सेपरेटेड नहीं है, डिवोर्स नहीं है, परंतु इमोशनली उनका तलाक हो गया है, इमोशनली वो डिवोर्स्ड है, ठीक है, इसको इमोशनल डिवोर्स कहते हैं। आपसी संबंध जो है, वैवाहिक संबंध जो है वो सही नहीं है एक कपल के बीच में। तो ऐसे में भी किसी भी एक पार्टनर के अंदर स्किज़ोफ्रीनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। देन एक फॉल्टी कम्युनिकेशन है, दोषपूर्ण संचार। ये आपके कपल के अंदर भी हो सकता है, आप आपस में, या पेरेंट्स चाइल्ड के बीच में भी किसी भी प्रकार का संचार या कम्युनिकेशन अगर दोषपूर्ण हो जाए। दोषपूर्ण कैसे होगा, इसको हम डबल बाइंड सिचुएशन भी कहते हैं, दोहरा बंधन। इसका मतलब क्या है, अगर उस व्यक्ति को ये फीलिंग आ जाए कि मैं जो मर्जी कर लूं, मैं सही नहीं कर सकता, मतलब दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा इंसान जो है वो उसने हमेशा मुझे गलत ही समझना है, जितना मर्जी मैं कोशिश करता रहूं, ये वाली फीलिंग अगर
किसी एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसमें फिर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब 2 व्यक्तियों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, परंतु फिर भी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ प्रॉपर वे में सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, यानी जो भी उसको संदेश मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो दोहरी मिल रही है। उसको समझ नहीं आता कि ये सही क्या है, गलत क्या है। यानी मैं किस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करूं जो कि सही होगा। ठीक है? ये जब हमारे अंदर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है, तब हमारे अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी वो किसी भी प्रकार की कोई संदेश को या इंफॉर्मेशन को क्लियर भी नहीं कर पाता, बिकॉज़ वो क्लियर करने के लिए अगर कुछ सवाल जवाब करेगा, तो वो दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा। तो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा, उसके अंदर इस प्रकार की स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाएँगे, विरोधी माँगें होती हैं या फिर भावनाएँ और माँगों में एक बद्धता नहीं होती है, इंटीग्रेशन नहीं होती है, या शाब्दिक रूप से कुछ कहा जाता है और व्यावहारिक रूप कुछ और होता है। यानी मदर अपने बच्चे को कहेगी कि तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, या तुम तो मेरे पास आते ही नहीं हो, तुम तो मेरे से कोई बातचीत नहीं करते हो। शाब्दिक रूप से मदर ये बात बोल रही है बच्चे की, और बच्चा जब मदर के पास आने की कोशिश करता है, उसको हग करने की या उसकी गोदी में बैठने की कोशिश करता है, तो वो उसको दूर धकेल देती है। इसको हम दोहरा बंधन कहते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आता कि शाब्दिक रूप से मदर कह रही है तुम मेरे पास नहीं आते हो, और वो पास जाए तो उसको दूर धकेल दिया जाता है। ये विरोधाभास भी कहते हैं, एक तरह का पैराडॉक्स होता है ये। ठीक है? डबल बाइंड भी कहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में भी मदर का रोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मदर अगर इस प्रकार का बिहेव कर रही है, और ऐसी मदर और बच्चे के बीच का ये रिलेशनशिप, और ऐसी सिचुएशन में फादर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर या वीक होता है, वो किसी भी टाइप से इस रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं बनता, अप्रभावी होता है, कोई दखल नहीं दे पाता, और जिससे कि धीरे धीरे परिवार जो है वो विघटित होता जाता है। परस्पर संचार बच्चे को मिलता है, आपस का जो संचार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और बच्चे के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है? देन व्यक्तिगत प्रामाणिकता को दुर्बल बनाना। इसका क्या मतलब होता है कि यानी कि एक अगर फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो ऐसे में क्या है, एक बेटे को तो वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और एक ही प्रकार से बिहेव करने के लिए एक बच्चे को तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रही है, प्रेज़ मिल रहा है, और वही व्यवहार अगर दूसरा बच्चा करता है तो उसको क्रिटिसिज़्म मिलता है। यानी वो अपनी प्रामाणिकता को वेरीफाई नहीं करवा पा रहा वो बच्चा। जैसे मर्जी दूसरे बच्चे की तरह भी वो बिहेव करता है, तो भी उसको प्रेज नहीं मिलती, उसको उल्टा क्रिटिसिज्म ही मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कंसेप्ट उसका अपने बारे में, वो ऋणात्मक ढंग से प्रभावित होता है, और वो बच्चा जो है वो अपने आप को नीचा ही नीचा देखना शुरू कर देता है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये कुछ फैमिली कोरिलेट्स है, या पारिवारिक सह संबंध है, यानी कि आपसी संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप्स जो होते हैं फैमिली के अंदर, वो इस प्रकार से अगर दोषपूर्ण हो जाएंगे कुछ इंसिडेंट्स के कारण, तो उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लक्षण जो हैं वो बच्चों के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपका जो थर्ड ग्रुप ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, यानी हमारे हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे समाज से रिलेटेड होते हैं, जिस समाज में हम पैदा होते हैं, या जिस समाज में हमारा समाजीकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जैसे कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने ये बताया है कि जब बहुत ज़्यादा तीव्र गति से सोशल चेंज आता है हमारे समाज में, सामाजिक परिवर्तन आता है, जिससे कि समाज में अस्त-व्यस्तता पैदा हो जाती है। हमारा समाज जो है वो टोटली
अस्त-व्यस्त हो जाता है, डिसऑर्गनाइज़ हो जाता है, हमें समझ नहीं आती है कि हमें किस प्रकार से रहना शुरू करना है, तो उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों में कई प्रकार की मनोव्याधियाँ या एब्नॉर्मैलिटीज़ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है? और ये स्पेशली उस समूहों में ज़्यादा देखा गया है जो अस्थायी समूह होते हैं, टेम्पररी ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि नट लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने कार्य के लिए जाते हैं, तो एक जगह पर रह रहे हैं, उस जगह के नॉर्म्स, कल्चर उसको फ़ॉलो करते हैं, फिर उनको वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाना पड़ता है, वहाँ के नॉर्म्स या कल्चर, संस्कृति जो है वो टोटली अलग होती है, सो दे आर नॉट एबल टू अडैप्ट प्रॉपर्ली। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर एब्नॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। फिर सोशल सेग्रीगेशन, सामाजिक पृथक्करण जिसको कहते हैं, इसके ऊपर सोशियोलॉजिस्ट ने, समाजशास्त्रियों ने काफ़ी स्टडीज़ करी थी। 1934 में सबसे पहले ये सेग्रीगेशन वाला जो कारण था, ये हमारे सामने आया, मनोविदिलता के रूप के मनोविदिलता का ये कारण है। और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर तिरस्कृत किया जाता है या घर के बाहर वाले लोग जो हैं वो उसको तिरस्कृत करते हैं, अपने संपर्क में आने नहीं देते, उसको अलग थलग कर देते हैं। एक बच्चा जो है उसके लिए एक ग्रुप का हिस्सा होना बहुत जरूरी होता है। चाइल्डहुड स्टेज में आप लोगों को मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये बात बताई थी, चाइल्डहुड स्टेज में एक हम ग्रुप बना लेते हैं, क्लीक बनता है, जिसका हिस्सा होना एक बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए। तो ऐसे में कभी अगर वो बच्चा जो है किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाता, अपने जैसे एज ग्रुप का के ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाता है, उससे वो पृथक हो जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, वहाँ बच्चे, बाकी के बच्चे ग्रुप के अंदर नहीं आने देते, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस बच्चे के अंदर मनोव्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं जब वो तिरस्कृत होता है और उसको अपनाने को वो तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है हमारा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, मनोविदिलता का कारण बनता है। कई रिसर्चेस हुई हैं, कई स्टडीज हुई हैं और उसमें ये देखा गया है कि मनोविदिलता और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच काफी इंपॉर्टेंट संबंध पाया गया है। हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की तुलना में जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं उनमें मनोविदिलता कंपैरेटिवली ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और उसका रीजन भी ये हो सकता है बिकॉज शिशु पालन पोषण की विधियां अलग हो सकती हैं, या जो निम्न सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो बच्चे जो होते हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अपने आप को डेवलप करने के लिए, या अगर उनमें थोड़ी बहुत मनोव्याधियां भी हो, एबनॉर्मैलिटीज होती हैं या कुछ ऐसे व्यवहार होता है जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके होता है, तो भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके ट्रीटमेंट के लिए जितना कि हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों को मिलती है। गरीबी का असर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो बच्चे जो होते हैं वो रियलिटी से विड्रॉ कर जाते हैं, अपने एक ड्रीम वर्ल्ड में वो रहना शुरू कर देते हैं जहां पर वो वही सारी चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनको एक्चुअल लाइफ में चाहिए, जो नहीं मिल पाता। तो उनको उसी में मजा आने लगता है कि रियलिटी जो है वो बहुत ही नग्न है, बहुत ज्यादा गंदी है, खराब है, कुछ भी नहीं है उस रियलिटी में, और वहीं पर स्वप्न की दुनिया में तो सब कुछ है। स्वप्न की दुनिया में तो वो राजा हैं। तो वो धीरे धीरे ये चीज जो है वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, and they develop schizophrenic सिम्टम्स, ठीक है। फिर आपका कल्चर, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक जो प्रभाव होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टडीज डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी हुई हैं और ये देखा गया है कि कुछ कल्चर्स ही व्याधि किए होते हैं, कुछ कल्चर्स ही एबनॉर्मल होते हैं, जो हम अगर उन कल्चर्स में अगर हम बॉर्न होते हैं, उन कल्चर में अगर हम पलते बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ये सिम्टम्स आ जाते हैं। सिंगापुर की कुछ संस्कृतियों के ऊपर स्टडीज हुई हैं काफी ज्यादा, 1968 में मर्फी ने करी है। सिंगापुर एक कंट्री है, ठीक है, उसकी उसकी उसमें विभिन्न संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, यानी उसमें आपको इंडियंस भी बहुत मिलेंगे और भी कई कंट्रीज के लोग जो हैं सिंगापुर में काफी ज्यादा एक
शहर में या एक छोटी कंट्री है वो, यू कैन से, उसमें वो रह रहे हैं, तो इसलिए उनका एक तुलनात्मक अध्ययन वहां पर किया गया मनोविदलता के घटनाक्रम को देखते हुए, या किसमें कितना ज्यादा पाया जाता है। तो ये देखा गया कि यहाँ पर जैसे टैमिलियंस बहुत ज्यादा है वहां पर, ठीक है, जो इंडियन टैमिलियंस हैं, तो उसमें देखा गया कि हर 1000 टैमिलियंस में 5 ऐसे व्यक्ति थे जो मनोविदलता के शिकार होते थे। जबकि वहीं पर रहने वाले चीनी लोगों का स्टडी किया गया, तो 1000 में सिर्फ 3.5 चीनी व्यक्ति पाए गए जो स्किजोफ्रेनिक थे। और मलेशिया के लोगों का अगर स्टडी किया गया तो 1000 में से केवल 3 ऐसे पाए गए जो स्किजोफ्रीनिया से पीड़ित थे। तो यानी कि कहा जाए तो इस स्टडी से ये देखा जाए तो जो तमिल इंडियंस हैं वो, उनका कल्चर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या संभावना है स्किजोफ्रीनिया होने की, इन कंपैरिजन टू चाइनीज या मलेशियन पीपल। ठीक है, तो ये संस्कृति का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा मैरिटल, मैरिड और अनमैरिड, इसका भी बहुत, जो स्टडीज हुई है कंपैरेटिव स्टडी, उसमें भी ये देखा गया है कि जो तलाकशुदा जो व्यक्ति है या जो गैर शादीशुदा व्यक्ति है, उनमें स्किजोफ्रीनिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो हैप्पीली मैरिड होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कल्चर के ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं जो स्किजोफ्रीनिया को डेवलप करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स हैं एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है गर्ल्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सो नाउ वी कम टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ स्किजोफ्रीनिया, दैट इज ट्रीटमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। अब तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है, यानी स्किजोफ्रीनिया क्या होता है या इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, वो सारा कुछ क्यों है, ताकि हम उनका सक्सेसफुली उनको ट्रीट कर सके। ठीक है, उनका हम इलाज कर सके। तो कई प्रकार के ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स सामने आए हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर है आपका बायोलॉजिकल थेरेपी, जिसको कहते हैं जैविकीय चिकित्सा पद्धति, जिसमें औषधियां भी आ जाती हैं, जिसमें शॉक थेरेपी भी आती है और जिसमें साइकोसर्जरी। ये 3 प्रकार की बायोलॉजिकल थेरेपीज हैं। औषधि चिकित्सा क्या है? कई ऐसी औषधियां हैं जो डेवलप करी गई हैं जो हमारे सिम्टम्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज करती हैं, थोड़ा सा स्थिर करती हैं। जैसे क्लोरप्रोमाजीन एक बहुत ही फेमस ड्रग है जिसका 1950 में आविष्कार हुआ था। काफी फेमस ड्रग है ये। और मनोविदलता के रोगी को जब इस औषधि का प्रशासन किया जाता है तो काफी देर तक व्यक्ति जो है शांत रहता है। स्किजोफ्रीनिया के सिम्टम्स जो हैं उसके अप्रभावी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से नजर आ जाते हैं, परंतु वो फिर आप थोड़े थोड़े समय, एक गैप के बाद वो औषधि आप प्रशासित करते रहोगे तो काफी हद तक उसके सिम्टम्स को हम शांत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन हैं, थायोजैंथीन्स है या न्यूरोलेप्टिक्स हैं, जो कि मनोविदलता के लक्षणों को कम करती हैं, परंतु नकारात्मक प्रभाव या साइड इफेक्ट्स तो इन औषधियों का होता ही है। इसलिए बहुत ही कुशल जो थेरेपिस्ट है या कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, उसके संरक्षण में या उसके प्रोटेक्शन में हमें ये औषधियां लेनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी आ जाती है जिसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं, यानी जो आघात होता है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ये भी एक थेरेपी है। साकेल ने 1938 में इसको डेवलप किया था, अपने अध्ययन के आधार पर बताया था कि इंसुलिन शॉक थेरेपी से हम अराउंड 75% मनोविदलता के रोगियों का उपचार कर सकते हैं। इंसुलिन शॉक थेरेपी क्या होती है? इंसुलिन का इंजेक्शन, इंसुलिन की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ा दी जाती है, इंसुलिन का इंजेक्शन इन रोगियों को दिया जाता है, जिसका फलस्वरूप क्या होता है कि उनके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं।
परंतु इनका साइड इफ़ेक्ट तो है ही, काफ़ी गंभीर साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा सर्लेटी एंड बिनी ने 1938 में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी बताई थी हमें, यानी कि जो बिजली जो आघात देते हैं, यानी कि पेशेंट को एक बिजली के उपकरण के साथ मतलब कि अटैच कर दिया जाता है और एक शॉक जो है उनकी बॉडी में दौड़ाया जाता है और उसके इस्तेमाल से भी उनके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। परंतु आधुनिक युग में इस विधि का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो रहा है, बिकॉज इसके भी बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। देन साइको सर्जरी है, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, ये भी 1935 में मोवीज नामक साइको सर्जन ने इसका प्रतिपादन किया था। साइको सर्जरी का प्री फ्रंटल लोबोटोमी कहा जाता है, यानी कि आपके ब्रेन का जो फ्रंटल जो भाग होता है वो आपके बाकी के पार्ट से कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो वायलेंट जो बिहेवियर होता है, आक्रामक जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, वो शांत हो जाता है। परंतु इसके साथ साथ बिल्कुल ही शांत हो गया व्यक्ति, यानी कि नॉर्मल जो व्यवहार है वो भी नहीं वो कर पाता, ही इज लाइक अ वेजिटेबल। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप संधि विच्छेद कर देते हो, नर्व्स को काट देते हो बीच में से, तो वो व्यक्ति के स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स तो शांत हो जाएंगे, वायलेंट जो बिहेवियर है वो तो शांत हो जाएगा, परंतु उसके साथ साथ बाकी का बिहेवियर भी उसका शांत हो जाता है। बहुत ही ज्यादा वो नीरस सा हो जाता है, एक बिस्तर पर पड़ा रहता है, बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए कुछ बातचीत करे, ही इज लाइक अ वेजिटेबल स्टेट, और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इस प्रकार की चिकित्सा को भी बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जाता। बहुत जरूरी ना हो जब तक, तब तक हम शल्य चिकित्सा भी नहीं करते। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें साइकोडायनामिक थेरेपी है, फ्रॉइड द्वारा जो प्रतिपादित करी गई है। काफी प्रयास करे थे फ्रॉइड ने, परंतु बहुत ज्यादा सफलता उनको हासिल नहीं हुई है, बिकॉज इस टाइप की थेरेपी में इंटरैक्शनल या अंतक्रियात्मक संबंधों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है वो अंतक्रिया तो करता ही नहीं है, बिकॉज वो समाज से विड्रॉ कर गया है। तो इस प्रकार की थेरेपी भी बहुत ज्यादा कामयाब सिद्ध नहीं हुई है, साइकोडायनामिक थ्योरी जिसको कहते हैं। बिहेवियर थेरेपी की अगर हम बात करें, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मॉडल काफी हद तक लोग अपनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, या फिर मतलब कि इन द सेंस कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं वो पूरी तरीके से या पूरी हद तक हम उनको सही या उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो बिहेवियर थेरेपी में उनका सिर्फ उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से अपने आप को शांत करना है, या अपना काम खुद करने वाली प्रशिक्षण या ट्रेनिंग इनको दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप थेरेपी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थेरेपी है, जिसमें कि डिफरेंट एबनॉर्मैलिटी के रोगियों को आपस में घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको आपस में मिलाया जाता है, और आप आपस में एक ग्रुप में बिठाकर उनसे बातचीत करी जाती है। साइको ड्रामा, यानी कि एक टाइप का साइको रोल प्ले टाइप के लिए उनको, जैसे ड्रामा होता है ना स्टेज पर हम नाटक करते हैं, उसी प्रकार से इनको भी इस प्रकार प्ले थेरेपी कहा जाता है इनको, कि अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स उनको दिए जाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलर होता है, वो उनको प्रिपेयर कराते हैं, यानी कि इन्वॉल्व करना, सोशल इंटरैक्शन को बढ़ावा देना, बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, आप विड्रॉ कर जाते हो, आप आउटसाइड दुनिया से विनिवर्तन कर जाते हो, तो मेन पर्पस क्या है कि और लोगों के साथ मिलाना जुलाना। ठीक है, उनकी अंतक्रिया को या इंटरैक्शन को बढ़ाना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, छोटे मोटे ऑक्यूपेशन होते हैं, गार्डनिंग करना या टोकरियां बुनना, कुछ सिलाई कढ़ाई करना, इस प्रकार के ऑक्यूपेशंस जो हैं उनको सिखाए जाते हैं, उनके अंदर आत्मसम्मान को जागृत किया जाता है, ताकि अपने
बेसिक इस प्रकार के ऑक्यूपेशंस को करके थोड़े बहुत पैसे कमा के अपने सेल्फ एस्टीम को वो बढ़ावा दें। तो इस प्रकार के जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उनको प्रदान किए जाते हैं। फैमिली थेरेपी भी इनके लिए बहुत, जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप थेरेपी के बारे में बताया, इसी प्रकार से फैमिली थेरेपी है। मतलब इनको ज्यादातर इसी बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि दूसरे लोगों से मिले जुले। ठीक है, दूसरे लोगों से जितना ज्यादा वो मिलेंगे, जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, उतना ज्यादा उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि दूसरी दुनिया जो है इतनी जालिम नहीं है, इतनी भयानक नहीं है जितना वो समझते थे, और दूसरे लोग जो है वो भी हमारे अपने ही हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ये थेरेपीज हैं। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल करें, जैसे हम थोड़ा सा बिहेवियर थेरेपी करें, उनको प्रशिक्षण दें, उनको शांत रहने का के लिए ट्रेन करें, या उनको किसी प्रकार की ऑक्यूपेशन में ट्रेनिंग करें, और साथ साथ हम इनको ड्रग्स या औषधि चिकित्सा दें, तो काफी हद तक हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को इस लायक तो बना ही सकते हैं कि वो अपना काम खुद कर सकें, या इतना ज्यादा वो वायलेंट नहीं हो। पारिवारिक शिक्षा और सामाजिक कौशल प्रदान करना ये बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत जरूरी काम होता है, जिससे कि मनोविकलता के पेशेंट्स के स्वास्थ्य को काफी लाभ मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काफी उपचार पद्धतियों के ऊपर प्रकाश डाला है, और आधुनिक युग में कोई भी एक ऐसी उपचार पद्धति नहीं है जो बहुत ज्यादा कामयाब सिद्ध हुई है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए। तो मैनिपुलेशंस, घटाव बढ़ाव, अपना जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो करते रहते हैं। किसी ने साइकोडायनामिक थेरेपी यूज कर ली, किसी ने फैमिली थेरेपी कर ली, किसी ने औषधि चिकित्सा यूज कर ली, और बहुत ज्यादा जब हो जाता है कि बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है, व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है, संभल ही नहीं पा रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बेड़ियों में रखना पड़ रहा है उसको जकड़कर, फिर हम उनकी शल्य चिकित्सा कर देते हैं या उनको शॉक थेरेपी देते हैं, ताकि कुछ समय के लिए वो उनके जो सिम्टम्स हैं वो शांत हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए, और वो कुछ समय के लिए तो सही हो जाए, परंतु वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वो फिर उनके सिम्टम्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। यानी स्किज़ोफ्रेनिया का अगर एक कंक्लूजन में हम कह सकते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रोग्नोसिस नहीं है इस बीमारी का। पूर्ण रूप से आप कभी भी किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। अगर हमें लगता भी है कि वो सही हो गया है, परंतु फिर कुछ ऐसा वाक्य हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो जाता है जिसके कारण वो व्यक्ति के अंदर दोबारा से वो सिम्टम्स या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सो दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें आपने पूरा चैप्टर आपका आ जाता है कि मनोविकलता किसे कहते हैं, या मनोविकलता का संक्षेप में वर्णन करें, तो आपने मनोविकलता का अर्थ बताना है, इसके सिम्टम्स बताने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आप बता देंगे, कारण क्या होता है, एंड ट्रीटमेंट आप इसको शॉर्ट में बताएंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपसे पूछी गई है कि मनोविकलता के कारणों का वर्णन करें, तो आपने बाकी संक्षिप्त में बताओगे, कारणों को डिटेल कर दोगे। प्रकारों के बारे में पूछा है तो प्रकारों को डिटेल करोगे, बाकी जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप संक्षिप्त में बता दोगे। ठीक है, तो नैदानिक लक्षण या उपचार के बारे में पूछा गया तो आप लक्षण और उपचार बताओगे डिटेल में, और कारण जो है उसको शॉर्ट, टाइप्स ऑफ कारणों को शॉर्ट कर दोगे। सो इस हिसाब से आप मतलब किस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके गर्ल्स, सो थैंक यू सो मच।